नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 18 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 18 और यह एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज संख्या 18 है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित आपका चैप्टर का नाम है, वह है आपके चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। ये विभाजन को समझना, यह चैप्टर टेस्ट संख्या 17 था, ये खत्म हो गया है। इसी में टेस्ट संख्या 18 है और चैप्टर का नाम है विभाजन को समझना। आप लोग जो भी लोग हमारे चैनल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स बीपीएससी पीजीटी के लिए और डीएसएसबी पीजीटी के लिए एनसीईआरटी का जो कंप्लीट कोर्स है वह है 1499 रुपए का। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी ऊपर शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कर सकते हैं। एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स आप लोग को 8318397276 पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए लगे हुए हैं और केवल नोट्स और टेस्ट सीरीज केवल बस आपको चाहिए, तो आप लोग केवल 799 रुपए का पेमेंट करिएगा, आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। आइए, टेस्ट संख्या 18 और चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। तो संविधान के निर्माण से संबंधित टेस्ट सीरीज है ये। शुरुआत करते हैं। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रश्न संख्या 1 है, संविधान सभा के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए। सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुना गया था, तो बिल्कुल ये जो बात है तो गलत है। सदस्यों का जो चुनाव हुआ था सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, ये बात है गलत है। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था संविधान सभा का, यह तो सही है। और समाजवादियों ने इसका समर्थन किया था, तो बिल्कुल यह भी सही है। 2 और 3 आपका सही है। कौन सा कथन सही है? 2 और 3 कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 आपका सही होना चाहिए, क्योंकि समाजवादियों ने शुरुआत में इसका बहिष्कार किया था, ठीक है। तो केवल 2 आपका सही होना चाहिए, मतलब विकल्प बी, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। संविधान सभा के सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था, इन्हें प्रांतीय संसदों के सदस्यों द्वारा चुना गया था, अतः कथन 1 गलत है। प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित सीटें मिली थी, लेकिन लीग ने सभा का बहिष्कार करना उचित समझा था और एक अन्य संविधान बनाकर पाकिस्तान की मांग को जारी रखा था। प्रारंभ में समाजवादियों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि वे इसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे, अतः कथन 3 गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों में किसका संबंध प्रशासन से था? तो किसका संबंध प्रशासनिक व्यवस्था से था? तो ये है BN राव और SN मुखर्जी, इन दोनों का संबंध जो था प्रशासनिक व्यवस्था से था। तो विकल्प 2 और 3 डी जो है ऑप्शन आपका सही है। देखिए, व्याख्या देख लीजिएगा। संविधान निर्माण में 2 प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक थे BN राव और जो भारत के सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। देखिए, ये प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा हुआ था। दूसरे अधिकारी SN मुखर्जी थे, इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। ये जटिल भाषाओं को स्पष्ट विधिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? तो पंडित नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, विकल्प जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 है, अधिनियम एवं प्रावधान। तो 1919 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, उसके अनुसार कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। 1935 का जो अधिनियम था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं, 1 भी सही है, 2 भी सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा।
भारत में प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ने के साथ ही अंग्रेजों को चरणबद्ध तरीके से संवैधानिक सुधार करने पड़े थे। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 1909, 1919, 1935 के अधिनियम लाए गए थे। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट लाकर इसे पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया था? तो अनुच्छेद 356, विकल्प बी। व्याख्या देख लीजिएगा, अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का आदेश दिया गया था। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, भारतीय संविधान में वर्णित सूचियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली सूची के विषय केंद्र से संबंधित थे, सही है। दूसरी सूची में राज्य से संबंधित विषय शामिल थे, यह भी सही है। तीसरी सूची के विषय में केंद्र और राज्य सरकार को साझा जिम्मेदारी थी, यह भी आपके सही है, ठीक है। और चौथा देखिएगा, खनिज पदार्थों के उत्पादन पर उन राज्यों का नियंत्रण होगा जहां उनका उत्पादन होता है। तो ये आपका गलत है, ऐसा नहीं होता है। खनिज पदार्थों के उत्पादन पर सभी और केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। तो कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। 1, 2, 3 तीनों बातें सही है, 1, 2, 3 मतलब विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा, भारतीय संविधान में 3 सूचियों का वर्णन मिलता है। पहली सूची केंद्र सूची के विषय केंद्र के अधीन होते हैं। दूसरी सूची जो है राज्य सूची के विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, तथा तीसरी सूची समवर्ती सूची के विषय केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी होती है। अतः कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। राज्यों की तुलना में बहुत अधिक विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की अपेक्षा केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए थे। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, सीमा शुल्क और कंपनी कर केंद्र और राज्यों से संबंधित है। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है सीमा शुल्क और कंपनी कर पर, तो ये बिल्कुल गलत है भैया। सीमा शुल्क और कंपनी कर पर यह आपका केंद्र का अधिकार होता है, केंद्र का, ओनली केंद्र का, ठीक है। आयकर एवं आबकारी केवल केंद्र के अधीन होता है, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों आ जाएंगे। तो यह देखिए दोनों बातें गलत है, ये दोनों जो लिखा हुआ है दोनों आपका गलत है। उसमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित तो न तो 1 है न तो 2 है, मतलब विकल्प डी। व्याख्या में सब चीज स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, संविधान में राजकोषीय संघवाद एक जटिल व्यवस्था बनाई गई है। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली आय का केंद्र का अधिकार घोषित किया गया है। कुछ करों जैसे आयकर और आबकारी शुल्क को केंद्र एवं राज्य सरकारों में बांट दिया जाता है। आयकर और आबकारी शुल्क को, जैसे आयकर मुख्यतः केंद्र सरकार का होता है, आबकारी जो होगा वह आपका राज्य सरकार का होता है, ठीक है। अन्य स्रोतों से होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह से राज्य को सौंप दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया है। उदाहरण के लिए राज्य जमीन और संपत्ति कर, बिक्री कर और शराब पर अलग से कर वसूल सकता है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भाषा समिति ने सुझाव दिया है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को भारत की राजकीय भाषा होगी। तो भाषा समिति ने ही कहा कि देवनागरी लिपि में लिखी जो हिंदी भाषा होगी वो भारत की राजभाषा होगी। अब यह देखिए, यह भी प्रश्न आपका बीपीएससी में सीधे आया हुआ था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी मटेरियल मिल रहा है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। केवल 799 रुपए का मटेरियल आपको मिलेगा बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। पूरे 2500 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और नोट्स पीपीटी भी मिलेगा और हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगा। जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी शो हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं। देखिए, भाषा समिति ने सुझाव दिया था कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को भारत की राजकीय भाषा होगी। पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। ये शुरुआत में ये कहा गया था कि केवल 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल होगा, लेकिन देखिए आज बस राजनीतिक अवरोधों की वजह से, ठीक है, और सरकारें झुक जा रही है, जबकि कोई मतलब है नहीं, ठीक है, इसे लागू करना चाहिए, लेकिन मतलब केवल राजनीतिक अवरोध की वजह से 15 साल बढ़ाया जाता रहा है, ठीक है। सभी प्रांतों को हिंदी व अंग्रेजी भाषा में काम करने का प्रस्ताव रखा गया, ये बात गलत था। सही क्या कौन था, 1 और 2, कौन सा कथन सही है, 1 और 2, मतलब विकल्प बी। व्याख्या देख लीजिएगा, भाषा समिति ने सुझाव दिया था कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी। समिति का मानना था कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहना चाहिए। मतलब 15 वर्ष का समय दिया गया था कि
राष्ट्रभाषा को धीरे धीरे डेवलप किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। और अभी तक 15 वर्ष का टाइम पूरा नहीं हो पाया, और न जाने ये 15 साल बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा ये। ठीक है, बस राजनीतिक दिक्कतों की वजह से सरकार के पास क्या बोलते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनके पास इच्छा शक्ति का अभाव है, एक डरपोकपन है। ये जो दक्षिण भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर भीषण भाषावाद है, केरल और तमिलनाडु, वह अक्सर हिंदी का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से सरकार इस पर लागू नहीं कर पाती है। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा सुनने का अधिकार होगा, ये बात था। तो कथन 1 और 2 सही है, लेकिन 3 जो है गलत है। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर यह सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था। ये सीधे सीधे यह बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न था। प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न देखिएगा। 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया था? पंडित नेहरू जी को कौन सा पद प्रदान किया गया था 2 सितंबर 1946 को? तो उन्हें उपराष्ट्रपति का पद प्रदान किया गया था। विकल्प सी जो है आपका सही है। 2 सितंबर 1946 को गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू जी को उपराष्ट्रपति का पद प्रदान किया गया था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। अगर आप लोग पीजीटी हिस्ट्री के लिए कंप्लीट 11-12 का नोट्स चाहते हैं, हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं, पीपीटी नोट्स चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। केवल 799 रुपये आपका चार्ज रहेगा और सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, जो लोग सीरियस होंगे ना, बस वही लोग मैसेज करें। फालतू ऐसे लोग आते हैं जो सीरियस भी नहीं रहते हैं, लेकिन कॉल करने लगते हैं, मैसेज करने लगते हैं। तो थोड़ा बहुत गंभीर बन जाइए आप लोग, क्योंकि समय का अभाव रहता है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।